आवर टुडेज टॉपिक इज़ फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि व्यवसाय के रूप कितने तरह के होते हैं, बिजनेस के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बिजनेस के जो प्रारूप हैं वो कितनी तरह के होते हैं। इस यूनिट में हम यही करेंगे। ये आपका यूनिट 1। इसमें सबसे पहले आपका है सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप ये है सोल प्रोप्राइटरशिप। सेकंड वन है आपका पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड वन आपका है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। फोर्थ वन आपका है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। या फिर कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। फिफ्थ वन आपका है कंपनी ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले हम करेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप। ब्रीफ में थोड़ा सा सबके बारे में बता देते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है। सोल मतलब अकेला। एक अकेला आदमी जब कोई बिजनेस करता है उसको बोलते हैं, उस बिज़नेस को बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। उसके बाद जब उसको बिज़नेस जब अगर बढ़ाना पड़ गया और लेकिन उसके पास सफिशेंट सोर्सेज ऑफ कैपिटल नहीं है, मतलब वो पैसा और कहाँ से लाए बिज़नेस में, उसके अपने पास उतना सफिशेंट अमाउंट ऑफ कैपिटल नहीं है जिससे कि वो बिज़नेस को और ज़्यादा बढ़ा सके, एक्सपेंड कर सके। इसके लिए वो क्या करता है, पार्टनरशिप में आ जाता है किसी के साथ। पार्टनरशिप का उसको क्या बेनिफिट मिलता है, उसको और उस पार्टनर को भी क्या बेनिफिट मिलता है कि उनके पास एक तो कैपिटल ज़्यादा हो जाती है बिज़नेस को एक्सपेंड करने की, और स्किल भी बढ़ती है। दोनों की स्किल अपनी अपनी काम आती है। माइंड काम आता है, मैनेजमेंट सिस्टम काम आता है उनका आपस का, और उनकी स्ट्रेंथ भी बढ़ती है। तो जब बिज़नेस को बढ़ाने की बात आती है, कैपिटल को उसमें बढ़ाने की बात आती है, तो सोल प्रोप्राइटरशिप से नेक्स्ट स्टेप आपका आ जाता है पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन, जिसको बोलते हैं साझेदारी व्यवसाय, साझेदारी संगठन। एंड थर्ड वन क्या है, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, जो आपका नॉर्मली आपके हिंदू फैमिली बिजनेस जिसमें आपका एक मुखिया होता है जो कि बिज़नेस कर रहा होता है और वो ही बिज़नेस आगे चल रहा होता है पीढ़ी दर पीढ़ी, और मुखिया उसका एक ही होता है। हेड ऑफ द फैमिली इज़ ओनली वन पर्सन, और बाकी सब उसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं नॉर्मली। तो इसको भी आगे कराया जाएगा। उसके बाद अगर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ मीन इसमें पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन से थोड़े बहुत ज़्यादा मेंबर्स इसके अंदर होते हैं। बहुत ज़्यादा मेंबर्स जो है मिलकर एक सोसाइटी बनाते हैं। इससे क्या होता है, जो जिसको भी मेंबरशिप लेनी होती है, मतलब जो भी उसके मेंबर्स बनते हैं, उस सोसाइटी का मेन बेनिफिट जो है उन मेंबर्स को ही मिलता है। ठीक है। और उसके बाद जो है कंपनी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, जब वो कोऑपरेटिव से भी आगे बढ़कर, मतलब बिज़नेस इतने बड़े लेवल पर हो सकता है, इंटरनेशनल लेवल पर हो सकता है नेशनल लेवल पर हो। जब बिज़नेस इतने बड़े लेवल पर आ जाता है जिसमें कि पूंजी जो है वो पब्लिक से कलेक्ट करते हैं शेयर कैपिटल के थ्रू, शेयर इशू करने के थ्रू, तो उसको कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। ये मैंने आपको थोड़ा थोड़ा ब्रीफ में ही कराया है। मेन आपका सोल प्रोप्राइटरशिप हम अब करेंगे। Not only this, some business are run by private sector, means private persons उसको चलाते हैं। कुछ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक सेक्टर के थ्रू चलाया जाता है, मीन्स जिसमें गवर्नमेंट उसको रन करती है। और कुछ बिजनेस जो है जॉइंट सेक्टर के थ्रू भी चलाया जाता है, जिसमें प्राइवेट और पब्लिक मीन्स प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों का ही जॉइंट कंट्रीब्यूशन होता है। अब प्राइवेट सेक्टर में दो तरह के सेक्टर आते हैं, नॉन इनकॉर्पोरेटेड और इनकॉर्पोरेटेड। मीन्स नॉन इनकॉर्पोरेटेड में आ जाते हैं आपके सोल प्रोप्राइटरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, पार्टनरशिप, जॉइंट वेंचर, मीन्स मतलब मिलकर कोई किसी काम को शुरू करना, जॉइंट वेंचर कहलाता है। ये नॉन इनकॉर्पोरेटेड में आता है, मीन्स इनको कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसी तरह इनकॉर्पोरेटेड में कोऑपरेटिव एंटरप्राइजेस आ जाते हैं, और जॉइंट स्टॉक कंपनी आती है जिनको एक रजिस्ट्रेशन की, एक पहचान की ज़रूरत होती है, मतलब लीगल तरीके से, फॉर्मल तरीके से।
और ऐसे ही पब्लिक सेक्टर में भी 2 टाइप के आते हैं सेम, नॉन इनकॉर्पोरेटेड और इनकॉर्पोरेटेड। नॉन इनकॉर्पोरेटेड में डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स आ जाते हैं, लाइक ईजी डे, रिलायंस, ऐसे कुछ जिसमें सब कुछ एक ही जगह पर मिलता है हमें। इसी तरह इनकॉर्पोरेटेड में पब्लिक, कॉरपोरेशन और गवर्नमेंट कंपनीज दोनों टाइप की आ जाती हैं। पब्लिक कॉरपोरेशन भी गवर्नमेंट के ही थ्रू चलाया जाता है, और गवर्नमेंट कंपनी तो गवर्नमेंट कंपनी होती है, मतलब ऐसी कंपनी जिसको प्राइवेट लोगों के हाथ में नहीं दिया जा सकता, दैट कैन बी रन ओनली बाय गवर्नमेंट, क्योंकि उसके कुछ सीक्रेट्स होते हैं या उसकी कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ जो हैं वो ज़्यादा होती हैं, और उसमें थोड़ा रिस्क भी ज़्यादा होता है, जो कि गवर्नमेंट ही उस रिस्क को बियर करती है। ठीक है, अब हम करेंगे प्राइवेट सेक्टर के अंडर नॉन इनकॉर्पोरेटेड के पार्ट फर्स्ट, सोल प्रोप्राइटरशिप को। सोल प्रोप्राइटरशिप या फिर सोल ट्रेड is that type of business, that form of business which is established by a single individual, means एक सिंगल पर्सन जो है उसको चलाता है, सिंगल इंडिविजुअल। और इसकी मीनिंग बेस पर ही आप इसकी फीचर्स भी अपने आप निकाल सकते हैं। सिंगल इंडिविजुअल वो ही आपकी कैपिटल इन्वेस्ट करता है, इन्वेस्ट कैपिटल, एंड रिस्पॉन्सिबल, वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट और लॉस के लिए वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल होता है। अब इस टाइप का जो बिज़नेस चलाया जाता है, मीन्स जो सिंगल इंडिविजुअल के द्वारा जो बिज़नेस चलाया जाता है उसको बोलते हैं सोल ट्रेड, सोल ट्रेड। और जो इसको चलाता है, मतलब the person who runs this type of business is called sole trader. Clear? Sole trade and sole trader. And ये जो सोल ट्रेडर है ये ही बिजनेस को मैनेज करता है और डायरेक्ट करता है, मतलब डायरेक्शन और मैनेजमेंट जो है सारा एक अकेला पर्सन ही करता है। बट इट डजंट मीन दैट कि ये जो है किसी की हेल्प ले ही नहीं सकता। मीन्स इसका मतलब, सोल ट्रेडर का मतलब, एक अकेले आदमी का मतलब ये नहीं है कि वो किसी की हेल्प नहीं ले सकता। ही कैन टेक हेल्प फ्रॉम अदर्स। कैसे ले सकता है दूसरों की हेल्प? बाय अपॉइंटिंग सम एम्प्लॉयज़, मतलब कुछ एम्प्लॉयज़ रख के, ठीक है, एम्प्लॉयज़ अपने बिजनेस में रख के वो अपनी उसकी मदद ले सकता है, उनकी हेल्प ले सकता है, सैलरी देकर उनसे काम ले सकता है। इसी तरह ऐसा भी नहीं है कि वो किसी से लोन नहीं, एक्स्ट्रा मनी नहीं लगा सकता, कि जितनी उसके पास कैपिटल है उतनी ही वो इन्वेस्ट कर सकता है बिजनेस में। बट अगर इन केस ऑफ नीड ऑफ मोर कैपिटल ही कैन टेक लोन फ्रॉम आउटसाइडर्स ऑल्सो, मतलब वो बाहर से किसी से भी लोन भी उठा सकता है। तो ठीक है, तो सोल प्रोप्राइटर की फर्स्ट फीचर इस बेस पर क्या होगी? फर्स्ट वन क्या होगा इसका? इंडिविजुअल ऑनरशिप, इंडिविजुअल ऑनरशिप। क्लियर? मतलब एक अकेला ही आदमी जब बिजनेस को करता है तो उसको उस जो ऑनरशिप को बोलते हैं इंडिविजुअल ऑनरशिप। मैनेजमेंट भी अकेला ही करता है, सोल मैनेजमेंट। लायबिलिटी उसकी अनलिमिटेड होती है, अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी इन द सेंस इन केस ऑफ बैंकरप्ट। मीन्स क्या होता है कि अनलिमिटेड लायबिलिटी में हिज लायबिलिटी इज़ मोर देन इट्स कैपिटल इन्वेस्टेड, मतलब जो पैसा उसने लगाया है उससे ज़्यादा उसकी लायबिलिटी हो जाती है। अब इन केस ऑफ हैवी लॉसेज, जब बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेक पेमेंट विद द हेल्प ऑफ दिस एसेट ऑफ बिजनेस। मीन्स बिजनेस की एसेट से उसको पेमेंट करना, अपनी पेमेंट्स को क्लियर करना मुश्किल हो जाता है। तो not only the domestic asset of the sole trader can be utilized for this purpose, but he can be declared bankrupt and held personally responsible also. Means इसका क्या है कि वो ज़रूरी अगर वो ऐसे पेमेंट नहीं कर पाता है अपनी एसेट से, तो उसकी पर्सनल एसेट्स भी, उसकी जो घरेलू
एसेट्स भी वो भी उसको यूज़ में लाई जा सकती हैं। इसको बोलते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब होता है जितना पैसा लगा हुआ है उससे ज़्यादा उसकी कोई लायबिलिटी नहीं है। ऐसा अगले केसेस में होगा, अगले जो टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन करेंगे उसमें समझाया जाएगा। लेकिन अनलिमिटेड लायबिलिटी में होता है कि इफ़ यू आर नॉट एबल टू मेक योर पेमेंट्स विद योर बिजनेस एसेट, यू कैन यूज़ योर डोमेस्टिक एसेट ऑल्सो। मतलब आप अपनी घरेलू सामान को भी यूज़ कर सकते हो। और तब भी इवन देन इफ़ यू आर नॉट एबल टू पे योर पेमेंट्स, क्लियर योर पेमेंट्स, देन यू कैन डिक्लेयर योर सेल्फ एज बैंकक्रप्ट। तो आप अपने आप को दिवालिया घोषित करके अपने उससे बच सकते हो लायबिलिटी से। ठीक है, तो ये इसकी फीचर होती हैं सोल प्रोप्राइटरशिप की। फीचर्स वी कम ऑन मेरिट्स। मेरिट्स मीन्स इसके प्लस पॉइंट्स, इसके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं। नंबर 1 जो है इसका है क्विक डिसीजन। मीन्स आप डिसीजन लेने में टाइम नहीं लगता इसमें, क्योंकि एक सोल प्रोप्राइटरशिप में एक अकेले आदमी को ही डिसीजन लेना पड़ता है, उसको किसी से कोई डिस्कस नहीं करना पड़ता डिसीजन लेने से पहले। तो इसमें उसको टाइम कम लगता है, वो इंस्टेंटली डिसीजन ले सकता है। सेकंड है आपका बेनिफिट ऑफ सीक्रेसी विच इज़ एक्सप्लेन्ड ऑलरेडी। बेनिफिट ऑफ सीक्रेसी मतलब जो भी सीक्रेट है उसके पास ही रहता है, इस बात का उसको बेनिफिट मिलता है। नोबडी कैन टेक बेनिफिट फ्रॉम दिस आउटसाइडर मीन्स। नेक्स्ट है डायरेक्ट मोटिवेशन। डायरेक्ट मोटिवेशन का मतलब क्या है यहाँ पर, इसका मतलब क्या है, जो भी प्रॉफिट होता है इसमें, जो भी प्रॉफिट होता है वो उसकी पॉकेट में जाता है। किसकी पॉकेट में जाता है? सोल प्रोप्राइटर की अपनी पॉकेट में जाता है। जब उसके प्रॉफिट उसको किसी के साथ शेयर नहीं करना पड़ता तो वो उससे डायरेक्ट मोटिवेशन मिलती है, तो वो और अच्छा काम करता है और आगे तरक्की के लिए, अपनी डेवलपमेंट के लिए और वर्क करता है और मेहनत करता है, जिससे कि वो और ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके। मीन जब उसको सारा प्रॉफिट उसको अकेले को ही खुद उसकी अपनी पॉकेट में जाएगा तो उसको डायरेक्ट मोटिवेशन मिलती है। 4th वन है पर्सनल कंट्रोल। पर्सनल कंट्रोल, क्योंकि वो अकेला ही ओनर है उस बिज़नेस का और वो ही मास्टर है। किसका मास्टर है? ऑफ एवरीथिंग। एवरीथिंग, हर चीज़ का मास्टर वो खुद है। सारे एम्प्लॉयज़ उसके अंडर कंट्रोल हैं। तो अंडर कंट्रोल होने से कोई भी उसको जो है मतलब कोई भी काम में केयरलेसनेस नहीं कर सकता, उसके कंट्रोल में रहता है और एक गुड वर्क जो है पॉसिबल होता है, अच्छा काम जो है पॉसिबल होता है लेस कॉस्ट पर, क्योंकि उसकी हर चीज़ पर निगरानी रहती है। तो लेस कॉस्ट एंड टाइम एंड मोर प्रॉफिट। क्लियर। 5th पॉइंट है इजी फॉर्मेशन। इजी फॉर्मेशन मीन्स कि सोल ट्रेड को एस्टेब्लिश करना इजी होता है। मीन्स कोई लीगल फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं होती। नो नीड ऑफ लीगल फॉर्मेलिटी, नीड ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज़। बिना किसी रुकावट के इंस्टेंट कभी भी वो उस काम कर सकता है। ना उसको कोई कहीं रजिस्टर कराना पड़ता है, ना उसको कहीं गवर्नमेंट का कंट्रोल उसके ऊपर होता है, गवर्नमेंट से उसको कोई लाइसेंस नहीं लेना पड़ता। मतलब एक आध एग्जाम्पल को छोड़ के, मतलब एक्सेप्शनल केस आर एवरीवेयर। जैसे मान लो केमिस्ट की शॉप है, केमिस्ट की शॉप में तो उसको एक लाइसेंस लेना ही पड़ेगा। ठीक है, एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर। सो बट नॉर्मली जो क्या है इजी फॉर्मेशन होता है इसका। तो ये है आपके मेरिट्स। मेरिट्स के बाद आती हैं कुछ लिमिटेशंस। लिमिटेशंस मीन्स थोड़ा सा डीमेरिट्स भी कह सकते हैं हम इसको, लेकिन डीमेरिट्स इसलिए नहीं कहेंगे कि डीमेरिट्स का मतलब तो ये होगा कि इसके माइनस पॉइंट्स हैं कि हम बिज़नेस करें ना, नहीं, इसकी लिमिटेशंस हैं कहाँ पर आकर हमें प्रॉब्लम हो सकती है। नंबर 1 लिमिटेशन इसकी है लिमिटेड रिसोर्सेज। वैसे भी जब आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, मींस आपने छोटे लेवल पर ही बिज़नेस करना होता है, तो यू विल चूज़ सोल प्रोप्राइटरशिप। बट यहाँ पर क्या हुई, फिर लिमिटेशन भी वही होगी। इन केस इन फ्यूचर इफ़ यू वांट टू एक्सपेंड योर बिज़नेस, अगर आप अपने बिज़नेस को बढ़ाना चाहते हो तो आपके पास सोर्स तो एक ही है। आपके पास कौन सा सोर्स है? आपके पास ओनली योर कैपिटल। ठीक है, बट आपके पास इतनी कैपिटल नहीं होती,
तो आप उस बिज़नेस को आगे एक्सपेंड करने की सोच भी नहीं सकते। और दूसरी बात, अगर आप लोन लेने की सोचें तो लोन लेना बहुत एक लिमिटेड सा केस होता है, मतलब बहुत कम लोग लोन लेकर अपना बिज़नेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं, क्योंकि अगर वो उसको टेंशन रहेगी कि वो अगर लोन ना चला पाया, लोन उसको ना रीपे करा गया टाइम पे, तो उसको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए जो है ही कैन एक्सपेंड हिज ट्रेड इन, मतलब ही कैन नॉट एक्सपेंड हिज ट्रेड, वो अपने ट्रेड को एक्सपेंड नहीं कर सकता और एन्जॉय नहीं कर सकता एक बड़े ट्रेड के बेनिफिट्स को। ठीक है। नंबर सेकंड आपका है लिमिटेड लाइफ। लिमिटेड लाइफ मीन्स सोल प्रोप्राइटरशिप की लाइफ जो है लिमिटेड होती है। वैसे तो बिज़नेस की लाइफ लिमिटेड नहीं होती, बिज़नेस हम ये सोच के नहीं करते कि हम कुछ ही टाइम के लिए करेंगे, बट फिर भी यहाँ पर एक लिमिटेशन ऐड हो जाती है इसमें लिमिटेड लाइफ की। मीन्स इफ इन केस ऑफ अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस, मतलब ऐसे कुछ सर्कमस्टांसेस क्लियर हो जाते हैं, लाइक बिजनेसमैन जो है, प्रोप्राइटर जो है, सपोज करो बीमार हो जाता है, ही गेट्स इल, तो अब उसकी एब्सेंस में उसके बिज़नेस में कौन उसको रन करेगा? उसके एम्प्लॉयज़ करेंगे। अब एम्प्लॉयज़ पर जो कस्टमर जो है वो फेथ नहीं करेंगे, तो धीरे धीरे क्या होगा, कस्टमर जो है उस दुकान को छोड़कर, उस शॉप को छोड़कर दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में जाना शुरू कर देगी। ठीक है। एंड इन अदर केस सपोज करो उसकी डेथ हो जाती है, तो भी उसका बिजनेस जो है बंद पड़ जाता है, बिकॉज ही वॉज द सोल प्रोप्राइटर ऑफ दैट बिजनेस। क्लियर। थर्ड वन है अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी जो कि इसकी फीचर भी थी और अब ये इसकी लिमिटेशन भी है, मतलब कि उसकी लायबिलिटी जो है अनलिमिटेड होती है। इसमें उसकी बिजनेस एसेट के अलावा उसकी पर्सनल एसेट भी यूज़ की जा सकती हैं इन केस ऑफ एमरजेंसी, इन केस ऑफ हैवी लॉसेस। तो ये भी एक लायबिलिटी है। ये एक बिग हर्डल है किस वे में, सोल ट्रेड के डेवलपमेंट में एक बिग हर्डल मीन्स एक बड़ी प्रॉब्लम, एक बड़ी परेशानी। फोर्थ है आपका लिमिटेड मैनेजीरियल क्या होता है, एबिलिटी। हाँ जी, लिमिटेड मैनेजीरियल एबिलिटी। इट मीन्स क्या है, उसकी मैनेजमेंट की जो स्किल है उसकी वो लिमिटेड होती है। मीन्स वो हायर नहीं कर सकता मैनेजमेंट, क्योंकि ही हैज़ नॉट सफिशेंट फंड्स, सफिशेंट कैपिटल टू पे सैलरी फॉर इट्स मैनेजर्स, ओके, एंड टू पे इट्स एम्प्लॉयज़। तो इस प्रॉब्लम की वजह से वो मैनेजरियल एबिलिटी को यूज़ नहीं कर पाता। उसकी अपनी ही जितनी भी एबिलिटी होती है उसके अलावा अगर ज़रूरत पड़ती है मैनेजमेंट की, तो वो वहाँ पर थोड़ा सा फेल हो जाता है। तो फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रिमेन्स डिप्राइव्ड ऑफ एडवांटेज ऑफ मैनेजरियल सर्विस, मतलब मैनेजरियल सर्विस से